हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ पेडागॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जस्ट सपोज कि आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, ठीक है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और आप जब टेस्ट सीरीज लगाने जाते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, या फिर कुछ होता है कि क्वेश्चन अच्छा नहीं बनता है, कुछ अटक रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है, थोड़ा डाउट लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में नहीं कभी पेपर दिया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम कहते हैं यार टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट के हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हम टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, मूल्यांकन, अपना खुद का इवैल्यूएशन करना, अपने खुद के पढ़ाई का, अपने स्तर का जाँच करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो शिक्षाविद ये जानते हैं, एजुकेटर ये जानते हैं कि पढ़ाई में मूल्यांकन का कितना बड़ा रोल होता है, कितना बड़ा इसका उपयोग होता है। ये बहुत बड़ा एक तरह से हेल्प करता है लोगों के लेवल का, बच्चों के लेवल का जानने को, कि हम बच्चे को मान लीजिए पढ़ाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता बच्चे को समझ में भी आ रहा है कि नहीं, या फिर उसको कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें वो फंस सकता है, या फिर क्या उसके अंदर कमी है। तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ओके, इस बच्चे के अंदर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसको, और हमें इसको ये समझाने के लिए कुछ अलग ही मेथड अपनाना पड़ेगा, या फिर कुछ अलग ही तरीके, कुछ नई चेंजिंग करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाती है तो उसमें उनके अच्छे नंबर आते हैं, या फिर हम मौखिक क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर उनसे कभी कुछ भी गेम खिला के, कुछ भी ऐसा करा के हमें उनका लेवल पता करना रहता है। मूल्यांकन बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कहते हैं कोठारी आयोग की मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया क्यों कहते हैं? जब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे टास्क कराए जाते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम में कुछ ना कुछ ऐसा कराया जाता है जिससे हमारा टेस्ट हो जाता है। उसके बाद से हमारे छमाही एग्ज़ाम या फिर इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। फिर कुछ ना कुछ, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट, ऐसे कुछ अरेंज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ाई के दौरान चलती रहती हैं। इसलिए बोला गया है कि मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, और ये एजुकेशन का एक मतलब अनडिवाइडेड पार्ट है। और इससे हमें ये सहायता मिलती है कि हम बच्चे के लेवल में सुधार कर सकें। बच्चा जिस भी कंडीशन में है, हमें बच्चे के अंदर इम्प्रूव करनी है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल पाती हैं इससे। अब हम देखते हैं कि इसका एम क्या होता है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं इवैल्यूएशन। तो हमें पता चलता है ये चीज़ कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा हमारे उसके बच्चे के सिलेबस में कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमें उस लेवल पे, मान लीजिए 2 क्लास का बच्चा है, उसे हमें वो टॉपिक नहीं देना चाहिए पढ़ने को। और जब हम उसके टेस्ट भी लेते हैं तो उसके उसमें कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसे वो चीज़ अभी नहीं समझ आ रही है उस स्तर पे। तो उससे हमें पता चलता है, इवैल्यूएशन करने से, मूल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि हमें क्या सिलेबस में चेंजिंग करनी चाहिए, और उसके बाद से एग्ज़ाम पैटर्न में सुधार भी क्या करना चाहिए। जस्ट सपोज कि आप किसी बच्चे से लिखित प्रश्न करवा रहे हैं, मान लीजिए आप उसे रिटन एग्ज़ाम करवा रहे हैं, और फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो रिटन एग्ज़ाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, और मान लीजिए जब आप उससे मौखिक क्वेश्चन ऐसे ओरली कुछ पूछ रहे हैं तो बहुत ईजिली वो जवाब दे रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि उसके रिटन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसको लिखने में दिक्कत है, या फिर उसने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों को करने से हमें पता चल पाता है कि बच्चे की कौन से जो पार्ट है, कौन से टॉपिक पे वो वीक पड़ रहा है, या फिर कौन सा उसके अंदर कमी है। वो लिखने की कमी हो सकती है, वो उसको चीज़ों को समझने की कमी हो सकती है, या अपने आप को एक्सप्लेन करने की कमी हो सकती है उसकी, ठीक है। एग्ज़ाम से हम जब बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, मान लीजिए उसका एग्ज़ाम कराया हमने और उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आए, भले ही बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया होता है बच्चों को, या टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं पर ऐसा होता है कि बच्चों के हिसाब से टीचिंग मेथड नहीं यूज हो रहा है। बच्चों को हमें जिस प्रकार की शिक्षण विधि का यूज करना चाहिए, जो टीचिंग मेथड यूज करनी चाहिए, हम वो नहीं यूज कर रहे हैं, हम कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम चाइल्ड सेंटर्ड होकर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक तरह से टीचर सेंटर्ड होकर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि टीचर्स को भी अपने मेथड में क्या यूज करनी चाहिए, टीचर्स को भी अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करनी चाहिए, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ यही मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया कि पुस्तकों में बदलाव, या फिर मतलब उनकी जो बुक्स है, हो सकता है उसको हम थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बना सकते हैं, उसमें कार्टून, पिक्चर, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं,
TLMs वगैरह यूज कर सकते हैं, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं, या फिर हमें कहाँ किस जगह बदलाव करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें पता चलता है मूल्यांकन करने से। ठीक है, इस तरह से मूल्यांकन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं हम कौन कौन से तरीके के एग्ज़ाम करवाते हैं बच्चों से। हम बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिटन एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा यूज होता है स्कूलों कॉलेजों में। जैसे कि बच्चों को क्वेश्चन की एक पर्चे मिलते हैं, जैसे पेपर हमको देना होता है, पर्चे मिलते हैं, उसके बाद से बच्चों को कॉपी में लिखना होता है। इस टाइप के एग्ज़ाम्स भी हम बच्चों से ले सकते हैं, इस टाइप का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। बच्चों से ओरल ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चे में होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है जब बच्चे प्राइमरी लेवल पे होते हैं। उससे जब हम मौखिक परीक्षा लेते हैं बच्चों की, ओरली एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों की, तो इससे एक और फ़ायदा होता है कि हमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट का, उसके अंदर चीज़ों को लेकर के किस तरह का, क्या उसके अंदर झिझक तो नहीं है, या फिर वो कहाँ पे किस चीज़ों में अटक रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं मौखिक परीक्षा लेते वक्त। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का हर तरह का एक्टिविटी हम देख पाते हैं। बच्चा कितनी जल्दी से क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ों को वो पहचान रहा है। जैसे मान लीजिए 3 क्लास का बच्चा है, तो उससे हम आकृतियों वाली एग्ज़ाम ले सकते हैं कि मतलब इस टाइप की चीज़ें उसको दिखा कर के फिर पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन सी शेप हैं, क्या हैं ये चीज़ें। तो हम इस टाइप की चीज़ें जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान कराते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, कि इसमें क्या होता है बच्चों के निरीक्षण का, मतलब वो बच्चों को जो है जगह ले जाया जाता है जहाँ पे उनसे निरीक्षण करवाया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं और सही सही आंसर देते हैं कि नहीं, उनके अंदर ये सारे गुण किस तरह के काम कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देख पाते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर कोई भी क्वेश्चन दे देता है बच्चों को, और देखता है वहाँ पे बैठ करके कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, क्या स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, और उनको क्या इजी लग रहा है, क्या टफ लग रहा है, कहाँ पे उन चीज़ों को लेके उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ों का निरीक्षण वाले मेथड से पता चल जाता है। प्रश्नावली वाली मेथड भी एक बेस्ट मेथड होती है टीचर्स के लिए। इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एग्ज़ाम ले सकते हैं टीचर्स। और चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम अक्सर 1-2 क्लास में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत देखने को मिलती है कि मतलब स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें दी हुई रहती हैं, यहाँ पे बॉक्स बने रहते हैं, और वो कथन सही है या गलत है, तो बच्चों को यहाँ पे सही या गलत का निशान लगाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। ये भी एक मेथड है एग्ज़ाम कराने का, एग्ज़ाम लेने का, मूल्यांकन करने का। अभिलेख इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और सबसे ज़्यादा यूजफुल यही होता है अभिलेख वाला। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे की जो गणित की उत्तर पुस्तिका होती है, ये इसको टीचर जांच करते हैं और बताते हैं कि उसने टोटल कितने में से कितना नंबर पाया है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जिनका यूज करके जो है हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, और मूल्यांकन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अब हम देखते हैं पियाजे के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है इसमें जोड़ी गई है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया गया है। तो पियाजे बोलते हैं कि बच्चे जो हैं उनके अंदर, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके अंदर कुछ नॉलेज है, तो बच्चे का जो नॉलेज है वो उसके एज के साथ, उसके हर उम्र के पड़ाव पे उस नॉलेज में भी जो है डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है, एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, ठीक है, उसका इंटेलिजेंस वहाँ पे काम करेगा खेलने में। ठीक है, एक बच्चा है 15 साल का, उसका इंटेलिजेंस काम करेगा किताबों के साथ, मतलब वो पढ़ाई करने की कोशिश करेगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा। एक बच्चा है, जो बच्चा नहीं कह सकते, एक वयस्क है जो कि 20-22 साल का है, ठीक है, तो वो जॉब के लिए कोशिश करेगा। मतलब कि देखिए नॉलेज उसके पास वही है, इंटेलिजेंस उसका वही है, पर हर जगह वो अलग काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पे उसके उम्र के हिसाब से उसका डेवलप हो चुका है, मानसिक स्तर उसका डेवलप हो चुका है, तो वो अपने मानसिक स्तर के हिसाब से चीज़ें कर रहा है। तो पियाजे ने बोला है कि उम्र के साथ जो है डेवलपमेंट की स्टेज जो है चेंज हो जाती हैं, तो इसको इन्होंने डेवलपमेंटल थ्योरी भी बोला है। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, मतलब कॉग्निटिव थ्योरी को इन्होंने जो है विकासात्मक सिद्धांत भी बोला है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 स्टेज बताई है एक मनुष्य के जीवन में, एक बालक के जीवन में। तो पहला स्टेज इन्होंने बताया है सेंसरी मोटोर स्टेज, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था। तो जन्म से लेकर के
2 साल तक का जो स्टेज होता है वो होता है संवेदी पेशी अवस्था। माना जाता है, इनका कहना है कि बच्चा इसमें केवल सेंस कर पाता है। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो वो हो सकता है अपने घर के लोगों को थोड़ा बहुत पहचानता है, तो उनको देख के स्माइल कर सकता है, या फिर उसको आप 1 साल के बच्चे को आप झुनझुना वगैरह बजाइए, ऐसे दिखाइए, तो वो सेंस करता है, वो सुन के इधर देखता है। मतलब कि कुल मिला के वो सेंस वाली चीज़ें कर पाता है। यहाँ पे वो आपको देख के खुश हो जाएगा, अपने घर वालों को देख के खुश हो जाएगा, अपनी माँ को देख के दूध के लिए बोलेगा। ये सारी चीज़ें, रोना, ये सारी चीज़ें उसकी सेंसरी वाली काम होती हैं। तो ये सेंसरी मोटोर स्टेज इसलिए मानी जाती है। ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इसका टाइम माना जाता है 2 से लेकर के 7 साल तक की स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का यहाँ मतलब है, देखिए ऑपरेशनल का मतलब है कार्य करना। मतलब अब बच्चा कार्य करने के स्टेज में आ गया है, अब वो खेलेगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जाके, अपने स्कूल में पढ़ने वाले साथियों के साथ जाके खेलेगा, अपने घर में तमाम एक्टिविटीज़ को करेगा, अपने बड़ों को देखकर उनकी नकल भी करेगा, ठीक है, अनुकरण करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। बट वाई वी सेड प्री ऑपरेशनल, इसका मतलब ये है कि वो काम तो करेगा पर उसके पीछे का रीजन वो नहीं सोच पाएगा। मतलब उसके अब अंदर अभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, वो चीज़ों को बस कर रहा है। ओके ठीक है, उसने देखा, उसको अच्छा लगा, वो कर रहा है। वो डॉल के साथ खेलेगी, या फिर वो कोई बच्चा है वो क्रिकेट बॉल खेल रहा है, कुछ भी ऐसे खेल रहा है, पर उसको उसके पीछे का रीजन नहीं यहाँ पे मालूम चलेगा 2 to 7 ईयर के बीच में। ये इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। वो कुछ भी कर रहा है, देख के नकल कर रहा है, या फिर बोल रहा है इसने मुझे मारा, इसको ये बोलो, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, पर उसे अभी इसका रीजन नहीं मालूम है। ये रीजन में सोचने के स्टेज में नहीं है, यहाँ पे वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है। थर्ड स्टेज इन्होंने बताई है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 साल की स्टेज को हम बोलते हैं, जिसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। मतलब बच्चा जो चीज़ सामने रखी हुई है, मान लीजिए बॉल रखी हुई है, तो उसको देख के वो बोल देगा कि ये बॉल है, ये गोल है, ये ज़मीन पे इस तरह से लुढ़कती हुई जा रही है, ठीक है। और वो फिर कम अधिक चीज़ों को पहचान सकेगा, वो रेशियो वाली चीज़ों को समझ पा रहा है। मतलब स्थूल का मतलब है, कॉन्क्रीट का मतलब है जो चीज़ उसके सामने समझ रखी हुई है, मतलब जो चीज़ उसके सामने रखी हुई है उसके बारे में वो चीज़ों को समझ पाएगा, यहाँ पे वो सोच भी पाएगा धीरे धीरे। और मान लीजिए जस्ट टेक एग्जांपल कि मान लीजिए उसके पास 5 कोई आइटम है, उसमें से आपने 2 आइटम ले लिया। अब उससे आप पूछोगे आपके पास कितना है, तो वो बोलेगा 3। यहाँ पे वो जोड़ घटाना, इस टाइप की चीज़ें वो धीरे धीरे कर लेगा, मैथ के छोटे मोटे सवाल लगा पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेज उसकी थोड़ी बहुत सोचने वाली स्टेज आ जाती है। और जो चीज़ उसके सामने रखी है, मतलब जो चीज़ साक्षात उसके सामने रखी हुई है, इमेजिनरी नहीं बोल रही हूँ, जो चीज़ उसके सामने रखी हुई है, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त बोलते हैं हम इसको, मूर्त सामान, मतलब मूर्त चीज़ों को देख करके वो समझ पाएगा, वो उसके लिए चीज़ें कर पाएगा, वो काम कर सकता है वो, ठीक है, सोच भी पाएगा थोड़ा बहुत। तो ये स्टेज जो उसकी होती है वो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। बात करें मैथ को लेकर के, तो इसमें वो जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेगा, ओके। और जो उसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 टू एडल्ट के फेज में होती है, यहाँ पर वो बच्चा बहुत आराम से चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में कर पाएगा, लॉजिकली थिंकिंग भी कर पाएगा, जो कि उसके सामने चीज़ें नहीं हैं, मतलब अमूर्त चीज़ों की थिंकिंग भी वो कर पाएगा। आप उससे बोलोगे जस्ट सपोज बच्चे की कोई जंगल है, तो वो जंगल इमेजिन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब अमूर्त चीज़ों को लेकर भी थिंकिंग वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा एक अच्छा खासा, मतलब एडल्ट वाली चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने लगती हैं। और ये डेवलपमेंट का जो है लास्ट स्टेज पियाजे के अनुसार माना जाता है। आप खुद भी देखोगे, आप कोई 8th क्लास का बच्चा है जिसकी उम्र जो है 14-15 साल है, तो वो अच्छा खासा सोच सकता है। उससे आप जो काम करवा रहे हो उसके पीछे का वो रीज़न भी बताएगा आपको। मतलब यहाँ पे वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा, बेहतर तरीके से बता पाएगा चीज़ों को लेकर के, और वो अच्छा खासा जो है अमूर्त सोच, मतलब उसके अंदर इमेजिनरी प्रोसेस भी हो पाएगी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्यों इंक्लूड की गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? ये इसलिए इंक्लूड की गई है पियाजे के द्वारा, क्योंकि हम जब जानेंगे कि बच्चे को इस स्टेज में ये चीज़ें पता होती हैं, वो ये चीज़ें सेंस कर पाता है, जान पाता है, तो हम उसी हिसाब से उसको पढ़ाएंगे भी, उसी हिसाब से उसके मैथ के सिलेबस को भी हम डिज़ाइन करेंगे, ताकि हम बच्चे को
क्या ज़रूरत है, वो किन किन चीज़ों को समझ पाएगा। अब ऐसा नहीं है 2 क्लास के बच्चे को आप ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाने लगो, ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना जब हमें चीज़ें पता रहेंगी तो इसलिए ये टॉपिक इसमें डाला गया है विकासात्मक सिद्धांत को, ताकि हम बच्चे को जो है उसके मूल्यांकन में भी हमें पता रहे कि हमें किस उम्र के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए और यहाँ पे उसका दिमाग कितना डेवलप है, ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में करवाऊँगी। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।